6 जुलाई 2002 $2.9 बिलियन की संपत्ति बनाने के बाद धीरज लाल हीराचंद अंबानी, पॉपुलरली नोन एज धीरू भाई अंबानी का देहांत हो जाता है। पीछे रह जाते हैं 4 बच्चे, जिनमें से 2 बहनों की शादी कराने के बाद 2 भाइयों के बीच में वो राइवलरी शुरू होती है, जिससे बचने के लिए 29 अगस्त 2022 को 45th एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने अपना सक्सेशन प्लान सामने रखा। धीरू भाई अंबानी नो डाउट एक विजनरी इंसान थे, पर यहाँ पर उनसे चूक हो गई। उनको किसी तरह के विल की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लगा कि दोनों भाई साथ में रहेंगे और रिलायंस इंडस्ट्री को साथ में ग्रो करेंगे, और नतीजन ऐसा नहीं हुआ। उनके जाने के बाद बिना सक्सेशन प्लान के दोनों भाइयों के बीच में कंपनी को लेकर राइवलरी शुरू हो गई। मुकेश अंबानी यमन में पैदा होने के बाद 1958 में इंडिया मूव करते हैं और हिलग्रेंज हाई स्कूल मुंबई से अपनी मैरिड कंप्लीट करते हैं छोटे भाई अनिल अंबानी और एक करीबी आनंद जैन के साथ, जो बाद में इनके क्लोज एसोसिएट बनते हैं। नाउ बी केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो MBA करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। पर पिता धीरू भाई अंबानी का मानना था कि रियल लाइफ स्किल एक्सपीरियंसेस से आते हैं, क्लासरूम की 4 दीवारी में बैठकर नहीं, और इसलिए उन्होंने 1918 में अपने MBA स्कूल से ड्रॉप आउट लिया और पिताजी के साथ अपना रिलायंस के बिजनेस को ग्रो करने में लग गए, which at that time was still a small but fast growing enterprise, और उन्होंने यान मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को कमांड किया। एट द सेम टाइम छोटे भाई अनिल अंबानी अपनी MBA की डिग्री परस्यू कर रहे थे फ्रॉम द वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, और उसके बाद वो इंडिया वापस आया, जहां बड़े भाई अपने कन्वेंशनल बिजनेसेस को संभाल रहे थे। वहीं छोटे भाई ने उन बिजनेसेस को ज्वाइन किया जो उनकी एक्सपर्टीज को मैच करता था, जैसे फाइनेंस और अकाउंटिंग का, और काफी बेहतरीन फैसले भी लिए उस समय में, जैसे 1997 का 100 ईयर यंकी बॉन्ड इशू कराना, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा, जहां पर $100 मिलियन का वो बॉन्ड था और $250 मिलियन का सब्सक्रिप्शन मिला और $150 मिलियन का सरप्लस भी हुआ, जिससे उनको फाइनेंशियल विज किड का एक स्टेटस मिल गया। और उन्होंने इस तरह से काफी बड़े बड़े डिसीजन लिए कंपनी में रहते रहते। फिर 2002 के बाद ये भाइयों के बीच की ये राइवलरी लोगों को भी दिखने लग गई और बिजनेसेस कुछ ऐसे मेंटेन हो रहे थे कि फंड का कंट्रोल पूरी तरह से अनिल अंबानी के हाथ में था, तो फंड इंटेंसिव बिजनेसेस को मुकेश मैनेज कर रहे थे। दोनों बिजनेसेस में सही समय पे एंटर भी कर चुके थे और उन्होंने अपनी अपनी पकड़ जमा भी रखी थी, पर चेयरपर्सन की सीट अभी भी खाली थी और डिसीजन जो पा रहा था वो ले रहा था। और ये चीज 2004 तक चलती रही, जब तक मां कोकिला बेन ने सामने आकर दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा करने का डिसीजन ले लिया। और 2005 में बॉम्बे कोर्ट ने भी इस स्प्लिट को अप्रूव कर दिया। रिलायंस ग्रुप को स्प्लिट किया गया और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश अंबानी के अंतर्गत आया, तो वहीं रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी आया अनिल अंबानी के अंतर्गत, जहाँ इनको वो हिस्सा मिला ग्रुप का जिसमें टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व था। फिर उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। 2019 में कोर्ट केसेस हुए। फाइनली यूके गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट घोषित करता है इनको। मीनवाइल मुकेश अंबानी को ऑयल, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे कन्वेंशनल सेक्टर्स मिले थे और विद एक्सेलेंट विजन, स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन ही बिकेम व्हाट ही इज टुडे। मुकेश अंबानी के पास आज $217 बिलियन का एम्पायर है, जो कि रिलायंस के 3 मेजर बिजनेसेस से आ रहा है, जिसमें से ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज हैं, जहां रिटेल और डिजिटल सर्विसेज को एक सेपरेट ब्रांड के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, जैसे जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के थ्रू। ऑल्सो ऑयल टू केमिकल बिजनेसेस स्टिल रिलायंस ग्रुप के अंतर्गत आता है। अपने बिजनेसेस की तरह ही इनके 3 पोटेंशियल सक्सेसर भी हैं, जिसमें से आकाश, ईशा और यंगेस्ट सन आनंद हैं। जहां आकाश अंबानी को जियो टेलीकॉम का चेयरपर्सन बनाया गया था, जो कि डिजिटल सेक्टर को कवर करता है। वहीं ईशा अंबानी को रिटेल सेक्टर हैंडओवर किया गया, जो कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड कवर करता है। वहीं छोटे भाई आनंद को एनर्जी सेक्टर दिया गया, जो कि फ्यूचर पोटेंशियल, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेगा। यहाँ मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा हिमेश ठाकुर, जो कि एक सीनियर एसोसिएट है PSL एडवोकेट्स और सॉलिसिटर में, जो बताते हैं कि अपने वेल्थ को अपने लीगल हायर्स को किस तरह से पास ऑन किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं, जिसमें से वन ऑफ द पॉपुलर वे है ट्रस्ट बनाकर, यानी कि अपने वेल्थ को अपने हायर को ट्रस्ट के फॉर्म पे देने का, जो कि इंडिया में आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर। इसमें एक ही झंझट है कि स्टैम्प ड्यूटी की प्राइसेस आज के डेट में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और ये डिपेंड करती है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड है गिफ्टिंग। ये भी ऐसा ही कुछ है जहां पर आप अपने लीगल हायर को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम। पर इसमें भी सेम केस है, जहां पर रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी जैसे झंझट हो जाते हैं। साथ ही में अगर ये 50,000 से ऊपर का अमाउंट है तो इसमें टैक्स भी लग जाता है। आफ्टर ऑल द बेस्ट वन इज आप बिल बना सकते हैं अपने लीगल हायर्स के लिए, जिसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं चाहिए रहता है और जितने भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको बीट कर सकता है।
इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन ईशा अंबानी येल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, जबकि दोनों भाई ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं। पर ये हमने पहले भी देखा है कि कॉलेज डिग्री आपको बिजनेसमैन नहीं बनाती है। और इस बात को ध्यान रखते हुए मुकेश अंबानी ने जब इन्हें इंचार्ज बनाया डिफरेंट फील्ड्स का, तो उन्होंने मेंटरशिप को लेकर काफी ज्यादा वैलिडेशन दिए। तो रिलायंस के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने इस डिसीजन को लेकर, इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी 2027 तक काफी ज्यादा ग्रो करेगी और नियरली डबल करेगी अपने वैल्यूज को। और आते काफी ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिल रहा है कंपनी के इंचार्जेस से, जैसे कि रिलायंस रिटेल की इंचार्ज ईशा अंबानी ने एक नया ब्रांड लॉन्च करने की बात कही है एजॉर्टे नाम से, जो कि बेंगलुरु बेस्ड होगी, ज़ारा और मैंगो जैसे मिड प्रीमियम फैशन सेगमेंट को डेडिकेटेड होगा। हालांकि अब ये तो समय ही बताएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री इस चीज़ों की वजह से कितनी ऊंचाइयों में जाती है, ये कितनी गहराइयों में। बाकी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।